जय हिंद स्टूडेंट्स एंड जय श्री महाकाल। आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और प्रोसीजर्स के टॉपिक के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आपको शायद पता होगा इस कि मैं एक सीरीज जो है वो अभी ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिस सीरीज के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो उसका एक पूरा 500 टॉपिक्स का जो है एक बंडल मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया कि कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो ये बंडल जो है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियोस यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर आपको एक साथ पूरे 500 टॉपिक्स का बंडल चाहिए तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम के चैनल पर जाकर जो है वो बंडल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभी अवेलेबल है। और टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपको जो है वो कहाँ पर मिलेगी, तो आप ये जो नंबर है, मैं आपको ये नंबर लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर लो अभी के अभी। 9713 2828 2838 9713 2828 38। इस नंबर पर जो है वो आप कांटेक्ट जो है वो कर लीजिए व्हाट्सएप पर। वहां पर लिख दीजिएगा कि आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, तो आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस चैनल के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो कवर अप करवाई जाती है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है, राइट। और पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ। तो उसमें काफ़ी फायदा जो है वो आपको मिलेगा। वहां पर आप ज्वाइन जरूर करिएगा। और उसमें क्या क्या आता है उसको अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम के शॉर्ट्स में देख ली सॉरी यूट्यूब के शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए, समय वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम शुरू करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उस क्या प्रोसीजर होता है, यानी कि संविधान का संशोधन से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी संविधान के संशोधन की बात आती है तो हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 300 368 368 की जो है वो बात करते हैं। तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस को डिफाइन करती है। इसके तहत संविधान को अमेंड करने का प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो होता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो संविधान को अमेंड करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये अमेंडमेंट तब तक प्रपोज किया जा सकता है जब तक एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो, यानी कि हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, उसी के बाद यानी कि बिल आने के बाद ही संविधान का संशोधन होगा। तो जैसे कि नॉर्मल कानून बनते हैं ना, वैसे ही ये भी एक बिल जो है वो आता है, और वो बिल अगर पास होगा तभी संशोधन जो है वो होगा। जैसे कि एक बिल पार्लियामेंट के अंदर आता है तब वो कानून बनता है, वैसे ही अगर जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उसमें अगर चेंजेस करने हैं, उसमें अगर संशोधन करना है, तो भी सेम प्रोसेस वैसी होती है कि बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में। और वो अगर पास होगा तो फिर संविधान के अंदर संशोधन किया जाएगा। बट ये चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि संविधान को संशोधन करने की बात हो रही है, संविधान को, है ना, उसमें अमेंडमेंट जो है वो लाने की बात हो रही है। तो ये चीज इतनी भी कुछ आसान जो है वो नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें हम लोग को ये देखने को मिलती है कि तीन प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, दूसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि जनरली सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो जनरली जब एक कानून जो है वो नॉर्मल सा कानून जो है वो पास होता है, वैसे ही अमेंडमेंट्स को सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। जैसे नॉर्मल कानून पास होता है ना, वैसे ही ये सिंपल मेजोरिटी में संविधान भी संशोधित हो सकता है। यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज पार्लियामेंट में प्रस्तुत है, प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उनका 50% से ज्यादा वोट जो है वो होना चाहिए। यानी कि जो वोटिंग कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा हो गया तो मतलब ये पास हो जाएगा बिल। बात समझ रहे हो सिंपल शब्दों में? यानी कि लोकसभा के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो है वो 100 एमपी बैठे हुए हैं, है ना। 100 में से 50 एमपी, 51 एमपी ने पास कर दिया इस पर्टिकुलर बिल को, तो ये संशोधित हो सकता है। उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। समझ रहे हो? जो मेंबर पार्लियामेंट में प्रेजेंट है और वोट करते हैं उनका 50% से ज्यादा होना चाहिए, इसको बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी नए राज्य को बनाना है या राज्य की बाउंड्री को चेंज करना है, तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2014 में तेलंगाना को बनाया गया, या फिर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, तो वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हुआ। तो आर्टिकल 3 के तहत सिंपल मेजोरिटी के थ्रू स्टेट्स को बनाया जा सकता है या बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है स्टेट की। अब इवन एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि एमपीज की सैलरी। तो एमपीज की सैलरी और अलायंसेस को चेंज करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ना। और जब कोई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या खत्म करना है,
स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या खत्म करना है, तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ये आर्टिकल 169 में मेंशन्ड है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए, हालांकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर एग्जांपल्स भी मैंने आपके नोट्स में जो है वो आपको दिए हुए हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। है ना, सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने, ये आपके पूरे नोट्स हैं एक प्रकार के। तो आपको समझ में आएगा सिंपल मेजोरिटी क्या है। तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी संविधान का संशोधन हो सकता है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के लिए पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स का वोट और टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी चाहिए होता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में अगर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार में अगर आपको संशोधन करना है, कुछ चेंज करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट की टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेंबर्स तो वहां पर वोट करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे, मतलब इसके अंदर ये बहुत सिंपल होता है। आप ये बात समझिएगा, स्पेशल मेजोरिटी में एक बहुत सिंपल सी चीज ये है कि बहुत गंभीर मुद्दे को जो है वो आप चेंज कर रहे हो, और जब आप किसी गंभीर चीज को अगर आप चेंज करते हो, किसी गंभीर कानून को आप चेंज करते हो, तो आपको अपोजिशन का सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ये चेंज नहीं कर सकती, इसमें अपोजिशन का भी आपको जो है वो भागीदारी जो है वो चाहिए रहेगी। तभी तो 2/3 इसमें मेंशन किया हुआ है। 2/3 मतलब वहां पर अपोजिशन भी आएगा, तो उसकी भी सहमति चाहिए। तो यही चीज यहां पर बताने की कोशिश की गई कि भाई संविधान को अगर चेंज करना है तो आप सिंपली भी चेंज कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर एरियाज को संविधान के। कुछ एरियाज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप चेंज करोगे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, जिसमें 2/3 से ज्यादा वोट जो है वो चाहिए होते हैं, तब जाकर वो बिल पास होगा। ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स का मैंने आपको एग्जांपल जो है वो दे दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ लिमिटेशंस लगा दी हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस भी जो है वो करता है, ये भी इसका एग्जांपल है। ये भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पॉसिबल हुआ है। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन प्रिंसिपल्स में कोई भी अगर आपको चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू चेंजेस लाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंपोजिशन या उसका क्षेत्र अधिकार में चेंजेस लाने हैं तो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीजें हैं। तो हमने दो चीज अभी देख ली कि संशोधन सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी किया जा सकता है और स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू भी किया जा सकता है। तीसरा आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स। बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो राज्य जो है उनकी भी अब सहमति की आवश्यकता होगी। और स्पेशल मेजोरिटी मतलब कहीं ना कहीं जो भी पर्टिकुलर कानून को आप चेंज कर रहे हो और वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी कि संघवाद वाले ढांचे को जो है वो अगर चेंज कर रहा है, फेडरलिज्म को चेंज कर रहा है, संघवाद को चेंज कर रहा है, सेंटर और स्टेट की पावर्स में चेंजेस लेकर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट्स की सहमति की आवश्यकता होगी। इसमें होता यह है कि स्पेशल मेजोरिटी तो आप समझ गए, वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस साथ ही साथ 50% राज्य, 50% जो हमारी कंट्री के स्टेट्स हैं उनके अप्रूवल की भी आवश्यकता होती है, यानी कि उनका स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूव करे कि हाँ भाई हमें ये चेंज करना है, हमें संशोधन करना है, तब जाकर ये संशोधन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, तीनों इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना, या अगर कोई स्टेट का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, राइट, पार्लियामेंट के अंदर हम चाह रहे हैं किसी स्टेट की सीट जो है वो बढ़ाई जाए, तो उसके लिए भी ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स के थ्रू संशोधित किया जा सकता है संविधान को। है ना। इवन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के इलेक्टोरल कॉलेज में चेंजेस भी अगर करना है तो उसमें भी स्टेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए स्टेट्स, राज्य जो है उनका भी रोल हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो आपको ऑलरेडी पता है इन सब चीजों के बारे में। तो ये चीजें हैं गाइस, ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कितने प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं। और देखो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं जो आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हो और प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके ये नोट्स में अवेलेबल है, जो आपको हमारे टेलीग्राम, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव बैच में आपको मिल जाएगी। अब सुनो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक केस था केशव नंदा भारती केस। क्या मुझे बता सकते हो केशव नंदा भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, वर्सेस यूनियन ऑफ महाराष्ट्र था, वर्सेस यूनियन ऑफ कर्नाटक था, वर्सेस ओ सॉरी स्टेट ऑफ कर्नाटक था, या स्टेट ऑफ केरल था? बताओ
केशव नंदा भारती केस नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना, केशव नंदा भारती केस वर्सेस क्या था आप मुझे बताएंगे। 1973 का केस था ये, केशव नंदा भारती केस। इस केस के तहत यह कहा गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, और ये सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज को। मतलब क्लियरली कह दिया गया कि पार्लियामेंट को जो चेंज करना है संविधान में कर ले, जो संशोधन करना है संविधान में कर ले, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छुआ जा सकता। अब सवाल ये उठता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज को कहेंगे। तो देखो भाई, बेसिक स्ट्रक्चर जो चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आ रहा है, मतलब वो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। एज सिंपल एज दैट। इतनी चीज बस आपको दिमाग पे रखनी है। जैसे संविधान सबसे सुप्रीम है, इस चीज को आप बदलोगे नहीं। सेक्युलरिज्म को आप बदलोगे नहीं, फेडरलिज्म को आप बदलोगे नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर में आप चेंज नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू जो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको बनाया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने ऑलरेडी पहले बता दिया, ऐसी तमाम चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि जिसको पार्लियामेंट छू नहीं सकती, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आ गई है। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान की कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज आई है उसको चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन था, वो इवॉल्व हुआ है केशव नंदा भारती केस 1973 के तहत। अब ये हो गई पूरी कहानी खत्म। इतनी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे आते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1951 में। इसने नाइन्थ शेड्यूल जो है वो शामिल किया था, जिसके, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं आप लोग कि नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, और आपको शेड्यूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं, हर एक शेड्यूल किससे रिलेटेड होता है ना। तो इसने नाइन्थ शेड्यूल को जो है वो ऐड किया था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसके बारे में पॉलिटी की क्लास में आप डिटेल में पढ़ते ही हो। अभी तो हम संविधान के संशोधन के टॉपिक के बारे में और थोड़े प्रोसीजर के टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं, तो इसलिए एक बेसिक एग्जांपल है, बेसिक आइडिया है। जब मैं आपको लक्ष्मीकांत जो है वो चीजें कवर अप कराऊंगा इसी चैनल के अंदर, आपको मिल जाएगी, तो वहां पे ये सब चीजें और डिटेल में हम लोग कवर अप करेंगे। ऐसे ही सेवेंथ अमेंडमेंट आया 1956 का। 1956 आपको पता है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर स्टेट्स को जो है वो बनाया गया। सबसे पहली स्टेट कौन सी थी जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, एनसीईआरटी में भी इसका आंसर दिया हुआ है। और वो कौन से लीडर थे जो अनशन करते समय जिनकी डेथ हो गई, उनके बारे में अगर आपको पता तो लिखो वीडियो को पॉज करके। पार्टिसिपेट करो, एक्टिव रहो। ऐसी 24th अमेंडमेंट आया 1971 का। पार्लियामेंट की पावर जो है उसकी पुष्टि की गई कि वो अमेंड कर सकते हैं किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1976 का, जिसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि किस पर्टिकुलर संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कहा गया। इसके अंदर सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स जो है वो शामिल किए गए प्रियम्बल में, और जुडिशियल रिव्यू को खत्म किया गया। बट फिर 44th अमेंडमेंट आता है 1978 में। उसने बहुत सारे अधिकार जो थे जिसको खत्म किया गया था, इंक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू, तो उसको दोबारा से री इंप्लीमेंट कर दिया, है ना। फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 का, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया, और 74th में म्यूनसिपैलिटीज को स्टैब्लिश किया गया। ऐसे ही 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का है, जिसमें आर्टिकल 21A जो है वो शामिल हुआ, जिसमें राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया। और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का था, जिसके तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्लस इसके अलावा और चीजें मैं आपको बताऊं, ये तो हमने कवर अप कर लिया। हाँ, तो आजकल की अमेंडमेंट्स पर जुडिशियल स्क्रूटनी काफी बढ़ गई, यानी कि अब जब भी पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड करने की बात करती तो अचानक से जुडिशरी की पूरी निगाहें जो है उस तरफ जो है वो चली जाती, कहीं ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। और ये बहस चल रही है कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी और जुडिशियल रिव्यू
का बैलेंस कैसे मेंटेन हो, क्योंकि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में हमेशा से अनबन बनी रहती है, हमेशा से बहस चलती रहती है, गुस्सा चलता रहता है, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, जो अपन ने स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स कवर कर लिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हमने कवर अप कर लिया। अब आपको एमसीक्यू की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसी के बाद मैं आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा, रुके रहो, जो आपको जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा। और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो है आप करंट में जो अभी मुद्दे चल रहे हैं ना इससे रिलेटेड, बस उसको आप देखो। उसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया है अभी, यानी कि अभी चल रहा है, आज है 27 फरवरी 2025, जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज आज मतलब अभी जो लेटेस्ट, इस समय से लेटेस्ट जो पिछले 5 अमेंडमेंट आए हैं, जो पास हो गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसकी डिटेल जानकारी मैंने आप लोग के लिए रख दी है। जैसे कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेटेस्ट है बिल्कुल, ये इसने महिलाओं का रिजर्वेशन से रिलेटेड ये लाया गया है। इसने 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को मिलेगा लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये अप्लाई हो रहा है दोनों ही जनरल सीट्स के लिए और SC ST जो रिजर्व सीट है उनके लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। महिलाओं के रिजर्वेशन से रिलेटेड एक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट है ना। क्वेश्चन आएगा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो महिलाओं के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को की 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। बहुत अच्छी चीज है ये। और रिजर्वेशन जो है, जैसे ही पहला सेंसस आएगा, यानी कि कब कब से होगा ये लागू, तो इन्होंने बोल दिया है कि जैसे ही पहला सेंसस जो है वो कंडक्ट होगा इस कानून के खत्म होने के बाद, उसके बाद से, यानी कि इस कानून के बनने के बाद, सॉरी, उसके बाद से जो है ये कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कि ये कानून लागू होगा तब जब एक, अभी इसके बाद एक जैसे ही सेंसस रिलीज होगा उसके बाद हो जाएगा। और ड्यूरेशन जो है वो क्या है, तो रिजर्वेशन जो है वो इनिशियली इन प्लेस फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, जब से ये लागू हुआ तब से 15 साल के लिए जो है ये महिलाओं को जो है वो रिजर्व किया जाएगा 33%। और रोटेशन जो होगी रिजर्व सीट्स की जो होगी वो किस प्रकार से होगी, वो पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी हर एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद। डीलिमिटेशन के बारे में पता है ना आपको, डीलिमिटेशन कमीशन भी एक होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कमीशन होता है। इस कमीशन के दिए गए डिसीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज नहीं कर सकती, पता है आपको। जो हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती है ना, वो डीलिमिटेशन कमीशन बनाती है। और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की एक्सरसाइज। तो काफी बेहतरीन ये है अमेंडमेंट, और इससे रिलेटेड 200% है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 200%। 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लाया गया था, पास हुआ था। इसने बेसिकली पावर दी थी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 का था। इसने SC ST की सीट जो है वो रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अनदर 10 ईयर्स के लिए, राइट। और इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे आप। फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 का जो था, जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक अधिकार। 101st GST को इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड था। तो ये पिछले 5-6 मैंने आपको जो है वो बताए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे। अब वैसे ही इससे रिलेटेड देखो, ये मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन जो है वो दिए हैं। इस क्वेश्चन का की जो है वो आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया से और ट्राई करना। इस क्वेश्चन में आपने कितने आंसर्स जो है वो लगाए हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर बता सकते हो। और इसकी PDF जो है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। और टेलीग्राम के चैनल की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आपको दिए गए नंबर 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, वहां से आपको टेलीग्राम की लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफी स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए, ये था पूरा वाला टॉपिक। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस टॉपिक के अंदर, पूरी चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, राइट। तो अब मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।